हेलो फ्रेंड्स, वो दो कॉमन फॉर्म कौन कौन से होंगे? एक होगा रोम्बिक सल्फर, एक होगा रोम्बिक सल्फर, और दूसरा होगा मोनोक्लिनिक सल्फर। इसे हम लोग जो है एसआर पढ़ते हैं, एसआर, और इसे एसएम पढ़ते हैं, एसएम, सल्फर रोम्बिक और सल्फर मोनोक्लिनिक। ठीक है भाई, एसआर और एसएम। ठीक, इसे हम लोग अल्फा फॉर्म कहते हैं। ये अल्फा फॉर्म होता है और ये आपका जो है ये बीटा फॉर्म होता है, कॉमन फॉर्म है। और ये जो है हल्का पीले कलर का होता है। क्या कहा? सल्फर का जो है रोल सोल्यूशन लिया आपने, कार्बन डाइसल्फाइड में उसे डिजॉल्व किया, डिजॉल्व करने के बाद उसे स्लोली इवापोरेट करते हैं। जो लिक्विड है वो इवापोरेट हो जाएगा और जो आपका प्रेसिपिटेट बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म ऑफ सल्फर यहाँ पे दिखाई देगा, और वही जो है आपका रोम्बिक सल्फर होगा भाई, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आपको हमने बताया ना, सल्फर कोवैलेंट कंपाउंड है तो इनसॉल्युबल इन वाटर होगा भाई। भाई सल्फर में कोई पोलैरिटी तो क्रिएट हो नहीं है, सल्फर का खुद ही जो है एटम्स है, तो यहाँ पे पोलैरिटी नहीं क्रिएट होगा, तो इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम एक्सटेंट। क्योंकि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब वाटर में इनसॉल्युबल, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, बट सॉल्युबल इन सम एक्सटेंट इन बेंजीन। जैसे बेंजीन सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्युबल होगा। ठीक, बेंजीन में सॉल्युबल हो गया। अल्कोहल, ईथर, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें कुछ अमाउंट इसका सॉल्युबल होता है। ठीक है, और ये कार्बन डाइसल्फाइड में रीडली सॉल्युबल होता है, रीडली सॉल्युबल। अभी दिखाया ना, ये कार्बन डाइसल्फाइड में ये रीडली सॉल्युबल होता है इन कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक, ये जो सल्फर, ये जो एसआर फॉर्म है, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर, या कहिए नोन सल्फर। जो नोन सल्फर होते हैं ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म यही होता है। ठीक, अगर आप ऐसे ही सल्फर को छोड़ दीजिए तो जितने भी सल्फर के फॉर्म होंगे सब इसी फॉर्म में वापस रिवर्ट हो जाएंगे, मतलब इसी फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे आकर के एसआर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करना चाहेंगे। ठीक है भाई, और आपको मालूम है जो एसआर है ये S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एसआर जो है पकड़ रिंग स्ट्रक्चर शो करता है। एसआर एग्जिस्ट इन S8 फॉर्म, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, क्राउन शेप होता है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्राउन शेप इसका स्ट्रक्चर होता है भाई, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, डब्ल्यू आप देखे होंगे, ये अगर आप डब्ल्यू को देखें, जैसे डब्ल्यू बनता है वैसे ही ये बनता है। ठीक है भाई, ये सल्फर हो गया, 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 यहां सल्फर हो गया, यहां सल्फर हो गया, यहां सल्फर हो गया। और जो सल्फर का एंगल यहां पे दिखा रहे हैं 107 डिग्री होता है, और सल्फर के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 212 पिकोमीटर। ये पकड़ रिंग स्ट्रक्चर है भाई, पकड़
रिंग स्ट्रक्चर ऑफ एसआर, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ एसआर है भाई। देखिए मोनोक्लिनिक सल्फर, अब आपको अगर याद हो, हमने आपको बताया है मोनोक्लिनिक और रोम्बिक स्ट्रक्चर जो है आपको हमने सॉलिड स्टेट में बताया है। सॉलिड स्टेट में रोम्बिक क्या होता है स्ट्रक्चर और मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वहां पे आपको हमने बताया है। अगर आप सॉलिड स्टेट को पलट के देखेंगे तो आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत आइडियाज हो जाएंगे। तो आइडियाज हो जाएंगे तो ये आपको मिल गया क्रस्ट, ठीक। तो ये आपका जो है ये वाला लेयर जो है ये सॉलिडिफाई है, ये सॉलिड है, ये आपका सॉलिड फॉर्म है। और यहां पे नीचे जो है ये लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड, ये क्रस्ट हो गया, ठीक है भाई, ये लिक्विड है। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें होल जनरेट करेंगे, होल ऐसा जनरेट करिए कि इसके अंदर का जो ये वाला ऊपर वाला लेयर है ये पूरी जो लिक्विड दिखाई दे, ठीक। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 होल्स आर मेड इन द क्रस्ट, 2 होल्स आर मेड इन द क्रस्ट में जो है आप क्या करने चल रहे हैं, वो क्रिएट करने चल रहे हैं क्या चीज कि होल्स बना रहे हैं। और होल्स के बाद क्या होगा, अब इसके अंदर की सारी लिक्विड इसी होल के जरिए जो है बाहर निकल जाएगा, इसी होल के जरिए क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक। और होल के जरिए बाहर निकल जाएगा, फिर सिर्फ आपको सॉलिड मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो द रिमेनिंग लिक्विड पोर्ड आउट, इससे क्या होगा, रिमेनिंग लिक्विड पोर्ड आउट, निकल जाएगा। पलट के निकाल दीजिए इसको, और जब निकाल देंगे तो आपका जो बचेगा क्रस्ट वही निडल शेप क्या कहलाएगा, द रिमेनिंग क्रस्ट, जो रिमेनिंग क्रस्ट है, रिमेनिंग क्रस्ट जो आपको मिल रहा है, जो रिमेनिंग क्रस्ट आपको मिल रहा है वही निडल शेप होगा, और वही जो निडल शेप क्रिस्टल आपको मिलेगा वही बीटा सल्फर है। निडल शेप क्रिस्टल ऑफ बीटा सल्फर, ये निडल शेप क्रिस्टल ऑफ बीटा सल्फर, ये आपको मिलेगा। जब इसके अंदर की सारे लिक्विड निकाल देंगे, फिर ये जो बचेगा इसी को आप कुछ देर रख दीजिए, तो जो रिमेनिंग लिक्विड क्रस्ट आपको दिखाई देगा वो क्या रहेगा, वो आपका बीटा फॉर्म रहेगा। तो आपने क्या किया, एसआर यानी मेल्टिंग, रोमिक सल्फर को मेल्ट किया चाइना डिश में हीट करके, फिर मेल्ट किया, उसके बाद उसे कूल कर रहे हैं। कूल करने पर जो क्रिस्टल मिल रहा है उसे आप क्रस्ट कर रहे हैं। क्रस्ट का मतलब हमने एक ऐसा एक जो है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाया, इस तरह से है, ठीक। ऊपर की लेयर जो है सॉलिड है और बीच की लेयर जो है वो लिक्विड, नीचे की लेयर जो है लिक्विड है। क्रस्ट जो मिला उसमें 2 होल किया, होल्स करने के बाद इसके अंदर की लिक्विड को आप बाहर पलट के निकाल लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ क्या बचा, आपका क्रस्ट बचा। वो जो लिक्विड को पोर्ड आउट कर दिया तो रिमेनिंग क्रस्ट निडल शेप दिखाई देगा, वही क्रिस्टल क्या होगा, बीटा सल्फर का होगा। इट आल्सो एग्जिस्ट, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इट आल्सो एग्जिस्ट इन S8 फॉर्म, S8 फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं भाई, एज इन SR, एज इन SR, जैसे SR में आप हम लोग देखते हैं वैसे ही इसमें होता है, ठीक है।
लेकिन आपको हमने बताया नाम अलग है, मोनोक्लिनिक और रोम्बो, लेकिन सिमेट्री अलग होगी, बट देयर सिमेट्री आर डिफरेंट। जो सिमेट्री होगी, ठीक, वो डिफरेंट होगी। सिमेट्री आर डिफरेंट। यहां पे इनकी जो सिमेट्री होगी, क्योंकि हमने आपको बताया ना, अगर आप सॉलिड स्टेट की बात करिए तो सॉलिड स्टेट में आपने मोनोक्लिनिक और रोम्बिक फॉर्म के बारे में पढ़ा हुआ, उसमें अल्फा बीटा गामा और एंगल के से रिलेटेड उनका स्ट्रक्चर डिफर करते हैं, तो वो चीज यहाँ पे डिफरेंट पाया जाएगा। इस सल्फर 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 सल्फर, ये अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे इसका तो ऐसे दिखाई देगा, सल्फर सल्फर सल्फर, 8 सल्फर है भाई सब में। ये क्या है? रोम्बिक सल्फर है, ठीक है भाई। ये वाला आपका पकड़ रिंग स्ट्रक्चर रोम्बिक सल्फर है। अब उसका देखिए, अगर उसको देखेंगे तो उसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से भी हो सकता है। इस तरह से दिखाई देगा, मतलब इनका स्ट्रक्चर जो है कहीं कहीं ये इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू, एक के ऊपर एक डब्ल्यू रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं यम के ऊपर यम है, फिर डब्ल्यू है, फिर यम है, फिर डब्ल्यू है, इस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो ये आपका क्या है? मोनोक्लिनिक। ये आपका जो है मोनोक्लिनिक दिखाई दे रहा है, एम डब्ल्यू फिर एम, और यहाँ डब्ल्यू के ऊपर डब्ल्यू, डब्ल्यू के ऊपर डब्ल्यू, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं। एस आर और एस एम, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, मालूम है ना। ऐसे टेम्परेचर को हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, और वो होता है 368 केल्विन। 368 केल्विन ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे बोथ फार्म कोएग्जिस्ट, बोथ फार्म कोएग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है भाई। दोनों फार्म कोएग्जिस्ट करते, दोनों फार्म कोएग्जिस्ट करते, ठीक। अब इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे? इस टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर कह रहे हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर कह रहे हैं, ठीक। और जैसे ही टेम्परेचर आप जो है 368.5 है भाई, ठीक। और जैसे ही टेम्परेचर, कहीं कहीं ये भी दिया है 369 भी दिया है, देख लीजिएगा जो भी है। जैसे ही टेम्परेचर आपका एबव हो जाएगा, एबव 369 केल्विन हो जाए, तो कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा? मोनोक्लिनिक। और अगर बिलो आप कर दीजिए तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? रोम्बिक। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं, एबव 369 केल्विन कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करता है? एसएम एग्जिस्ट, एसएम फॉर्म एग्जिस्ट करता है। बिलो जो है
अगर हम लोग देखें 369 केल्विन, वो कौन सा एसआर फॉर्म एग्जिस्ट। ठीक, ये आपका जो है क्या है, कुछ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर है। इसके अलावा कुछ अदर फॉर्म ऑफ सल्फर भी एग्जिस्ट करते हैं। सम अदर फॉर्म ऑफ सल्फर को भी हम लोग ऑब्जर्व करते थे। कुछ अदर फॉर्म ऑफ सल्फर को भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, आपने सुना भी होगा। और जैसे कि हम लोग लेते हैं कि लगभग उसमें सल्फर के कितने एटम्स होते हैं, 6 से 20 एटम्स। और इन सब में साइक्लो एक होता है, साइक्लो S6, साइक्लो S6 होता है, जो क्या करता है, एडॉप्ट कर लेता चेयर फॉर्म, एडॉप्ट चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर आप इसको दिखाइए, चेयर और बोर्ड फॉर्म आपने कहीं पढ़ा है, आपने चेयर और बोर्ड फॉर्म पढ़ा है कहां पे भाई, कन्फर्मेशन में। चेयर और बोर्ड फॉर्म आपने कन्फर्मेशन ऑफ इथेन पढ़ा हुआ है, वहां पे आपको चेयर और बोर्ड फॉर्म के बारे में बताया गया है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आपको जानकारी, यहाँ सल्फर, यहाँ सल्फर, यहाँ सल्फर, यहाँ सल्फर, यहाँ सल्फर, इस तरह से ये सल्फर एटम है। और इनके बीच का जो एंगल होता है 102.2 डिग्री है। और साथ ही साथ इनके सल्फर सल्फर के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है 205.7 पिकोमीटर। ओके भैया, आपको मालूम है, ये भी मालूम होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है। एट एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब लगभग कितना टेम्परेचर, 1000 केल्विन के अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अबाउट 1000 केल्विन सल्फर जो है वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है। ठीक, एट एलिवेटेड टेम्परेचर सल्फर मेनली एग्जिस्ट इन द S2 फॉर्म। सल्फर ये क्वेश्चन के रूप में है आपके टेक्स्ट बुक में, मेनली एग्जिस्ट इन वेपर फेज इन S2 फॉर्म, S2 फॉर्म के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है भाई, S2 फॉर्म के रूप में एग्जिस्ट करता है। और आपको मालूम है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा फॉर्म सल्फर का पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, तो यही फॉर्म होता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यही फॉर्म जो होता है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। अब क्वेश्चन आता है क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम लोग इसी को ऑब्जर्व करें और देखें तो हम लोग इसको बता सकते हैं कैसे ये बात कह रहे हैं हम लोग। कहा जाता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर होने का कारण इस S2 फॉर्म जो है लाइक दैट ऑफ O2 की बात, S2 जो होता है वो O2 की तरह एग्जिस्ट करता है। और O2 जो होता है कैसा नेचर शो करता है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और वो कौन सी थियरी है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अकॉर्डिंग MOT के आधार पे आप बताते हैं O2 पैरामैग्नेटिक। तो सल्फर का भी जो है S2 फॉर्म भी जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी कहां प्रेजेंट होंगे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं
उसी में प्रेजेंट होगा, यानी पाई स्टार। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ही ये भी कैसा नेचर शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इसी वजह से ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। तो देखिए आपको along with सल्फर डाइऑक्साइड, along with सल्फर डाइऑक्साइड 6 to 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड आल्सो फॉर, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी जो है यहां पे बनता है। अगर इसी को हम लोग देखें तो यहां पे देखिए सल्फर प्लस ऑक्सीजन गैस, और इसको बर्न कराते हैं आप, और बर्निंग टेंडेंसी जो है आपका SO2 का फॉर्मेशन करता है। और आपको मालूम है अगर हम लोग इसी सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्टन दिखाएं, 2SO3 ये भी गैस और ये भी गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन की बात करें, अगर हम सल्फर को बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर सल्फर को हम लोग बर्न करें तो लैब में भी बनाया जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमें जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड तो मिलता ही, लेकिन इसके साथ कुछ परसेंटेज जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिलता है, यानी सल्फर का कंबस्टन कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है। अगर हम वही कंबस्टन कंटिन्यू कर दें तो हमारा ये ऑक्साइड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ट्राइऑक्साइड, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर लेबोरेटरी की बात करें, इन लेबोरेटरी आप जो है सल्फाइड को जो है सल्फाइड का ट्रीटमेंट करिए विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सल्फाइड विथ डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो ये आपको मिल जाता है भाई। अगर आप इसी को दिखाइए रिएक्शन के रूप में तो Na2SO3 और H2SO4, H2SO4 ये डाइल्यूट है। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, H2O मिलेगा, और साथ ही साथ जो है सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। देखिए ये Na2 जो है सल्फेट के साथ जुड़ जा रहा है, तो Na2SO4, ठीक। ये सल्फाइड और H2 आपस में रिएक्शन करेगा तो H2SO3 बना देगा, और वो टूटेगा तो किसमें टूटेगा, H2O और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, H2O और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। आपके टेक्स्ट बुक में यही आयनिक फॉर्म में दिया है। आयनिक फॉर्म में देखिए अगर ये टूटे तो 2Na प्लस, ये टूट रहा है देखिए, और प्लस SO3 2 माइनस, ये टूटे अगर तो 2H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस, ये टूटे अगर तो कैसे टूटेगा भाई, टूटने पे ये बनेगा 2Na प्लस और प्लस SO4 2 माइनस, ये H2O आयनाइज होता नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड आयनाइज होगा। Na प्लस कैंसिल हो जाएगा, सल्फेट और सल्फेट कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिएक्शन बच रहा है वो बच रहा है SO3 2 माइनस 2H प्लस, और ये गैप्स क्या दे रहा है भाई, SO2 और प्लस H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। यही आपका टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शन दी गई, टेक्स्ट बुक में ये वाली आपको रिएक्शन दिखाई देगी। तो ये सीधा सीधा आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। आपको मालूम है कि इसको हम लोग लेबोरेटरी में कैसे और भी सिंपल तरीके से बना सकते हैं। आल्सो प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, आल्सो प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी,
ठीक है भाई। अगर आप कॉपर टर्निंग लीजिए और उसको हीट करिए, बाय हीटिंग कॉपर टर्निंग, कॉपर की छीलन लैब में पाई जाती है, अगर उसको देखेंगे, कॉपर टर्निंग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, कॉपर टर्निंग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करिए तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है भाई, आपको याद होगा ये रिएक्शन नहीं होता है, ये रिएक्शन आपको याद अगर होगा तो नो रिएक्शन, देखिएगा ध्यान से, ये रिएक्शन नहीं होता, लेकिन यही रिएक्शन देखिए H2SO4 और आपने ले लिया कंसंट्रेट और इसको हीट कर रहे हैं तो ये बना देगा कॉपर सल्फेट और प्लस आपको सीधे सीधे जो है H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा और H2O और प्लस SO2 का फॉर्मेशन सीधे सीधे आपको दिखाई देगा। इसको आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, 2H2O हो जाएगा ना, ये इस तरह से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको मालूम है इंडस्ट्रियली जो है आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल सीरीज के एप्लीकेशन में ये बातें बताई गई हैं कि काहे कॉपर डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन नहीं शो करता। अगर आप इसको आए तो आप रिपोर्ट करिए, बताइए क्या चीज है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है भाई, आगे आइए देखते हैं। इंडस्ट्रियली हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियली कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय, कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय। आपको मालूम है ये प्रिपेयर्ड होता है, आपने पढ़ा होगा मेटलर्जी में, सुना होगा रोस्टिंग प्रोसेस होती है, बाई प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर का अगर आप रोस्टिंग करिए तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। ये भी इसकी एक जो है इंडस्ट्रियल मेथड है प्रिपरेशन की, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे देखिए आयरन पायराइट O2, आयरन पायराइड जो है आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी Fe2O3, ये हो जाएगा 2, ऑक्सीजन आपका कंज्यूम हो गया 6, बचा कितना 4SO2, 4SO2 का फॉर्मेशन होगा, FeS2 होता है यार, आयरन पायराइड FeS2, ये 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही अगर आप जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड ले लीजिए, जिंक ब्लेंड ले लीजिए प्लस O2 से रिएक्शन कराइए तो आपको मिल जाएगा यहां पे जिंक ऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल ले लिया, जिंक ऑक्साइड और प्लस SO2, और ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा यहां पे। तो ये आपका इंडस्ट्रियल जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। आइए इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ। तो प्रॉपर्टी में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आपको मालूम है ये कलरलेस होता है, टॉक्सिक गैस होता है, कलरलेस टॉक्सिक गैस, इसकी अपनी कोई कलर नहीं होती है, तो कलरलेस टॉक्सिक गैस होता है, कलरलेस टॉक्सिक गैस होता है। और इसकी अपने जानते हैं बहुत तीखी गंध होती है, पंजेंट स्मेल, पंजेंट और सफोकेटिंग दोनों होता है। मतलब अगर आप कहीं पे बन रहा हो
और आप इसको स्मेल कर लीजिए तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। अडर ये वाटर से हैवी होता है, मतलब एयर से हैवी होता है, हैवी देन एयर से हैवी होता है, ठीक। और ये जो है रीडली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये एसिड का फॉर्मेशन करते हैं तो हम लोग कहते हैं रीडली सॉल्युबल इन वाटर। और आपको मालूम है अगर एक पार्ट आप वाटर लीजिए तो उसमें 8 पार्ट जो है वो आपका क्या SO2 डिजॉल्व होता है। नहीं, एक पार्ट वाटर अगर आपने लिया, एक वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया, उसमें 8 वॉल्यूम ऑफ SO2 कैन डिजॉल्व, ये कह रहा है, ठीक है भाई। इतनी ज्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी होती है। और आपको मालूम है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 263 केल्विन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 263 केल्विन है, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 197.5 केल्विन, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और आपको मालूम है जैसे ही आप इसको फ्रीज करते हैं, जैसे ही इसको फ्रीज करते हैं, आफ्टर फ्रीजिंग लुक्स लाइक स्नो देखा होगा आपने, लुक्स लाइक स्नो मास, ठीक है। फ्रीज करने के बाद स्नो लाइक दिखाई देता है, यानी जैसे स्नोफॉल देखा होगा आपने ना, स्नोफॉल में काफी एमार्फस क्रिस्टल बन जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं जब स्नोफॉल होते हैं जहां पे, तो उसी तरह से ये स्नो की तरह जो है चमकने लगता, दिखाई भी देता है जब इसको हम लोग फ्रीज करते हैं। किसको? लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें ये चीजें हम लोग देख रहे हैं, ठीक है भाई। आपको मालूम है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, हम लोग तमाम रिएक्शन बढ़ते, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज ए गुड सॉल्वेंट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो वाटर में नहीं होते, जो लिक्विड अमोनिया में नहीं होते, यहां पे पाए जाते। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शन जो वाटर और अमोनिया में नहीं पाए थे लेकिन यहां पे होते। क्योंकि ये आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, ये ग्रेजुएशन लेवल की बातें हैं, तो आप इतना जान लीजिए कि तमाम ऐसे रिएक्शन जो पानी में नहीं, वाटर अमोनिया में नहीं दिखाई देते, यहां पर दिखाई देंगे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए गुड सॉल्वेंट की तरह डील करते हैं, ठीक। प्रॉपर्टी देखिए, कैरेक्टर पानी में डिजॉल्व करिए, और पानी में डिजॉल्व करने के बाद ये सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टी। एसिडिक कैरेक्टर तो सुना ही होगा। एसिडिक कैरेक्टर में हम लोग यही बताएंगे कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड को आपने डिसॉल्व किया वाटर में, तो ये क्या देगा? गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन, ये एसिडिक सॉल्यूशन देगा, और वो भी क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन होता है, और इस वजह से हम लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या है? एसिडिक। और अगर आप इसकी रिएक्शन दिखाइए, H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा H2SO3। तो आप गौर से देखिए, H2SO3 जो है ये हाइड्राइड है, किसका? हाइड्रस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड में वाटर जोड़ दे रहे हैं, तब सल्फ्यूरस एसिड बन रहा है। अगर हम इसी को कहें, देखिए ध्यान से,
इसका नाम अलग हम बता रहे हैं आपको। अगर सल्फ्यूरस एसिड से वाटर को निकाल दीजिए, क्या बन जा रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये वास्तव में ये एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। वाटर को रिमूव करिए, जो बनेगा वो क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। आपको मालूम है इसकी एसिडिक कैरेक्टर की वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक कैरेक्टर। आप जानते हैं ये चूंकि एसिड है तो किसी भी बेस से रिएक्शन करके साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। किसी भी एसिड से, चूंकि एसिड है तो बेस से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे देखिए, पहला रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनाएगा? NaOH ले लीजिए और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। NaOH और सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे तो आप देखिए ये सीधा सीधा आपका देखिए Na2SO3 हो गया ये। और आपका बाकी क्या बच रहा है भाई? H2O, क्योंकि सल्फर तो कंज्यूम हो गया, ऑक्सीजन क्या बचा? 2 हाइड्रोजन बचा, तो ये H2O। ये आपका सोडियम सल्फाइट हो गया। सल्फाइट का फॉर्मेशन हो रहा। ठीक है भाई। अगर आप इसी में कंटिन्यू आप फिर से सप्लाई करिए, आप सल्फर डाइऑक्साइड को फिर से इसी रिएक्शन कराइए, क्या काम ने? more SO2 are reacted in the presence of H2O, then sulfide convert into bisulfide। सल्फाइड कन्वर्ट इनटू बाइसल्फाइड। ये ध्यान रखिएगा, सल्फाइड जो होता है वो बाइसल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप और SO2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इसे Na2SO3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस H2O, तो ये बन जाएगा सोडियम बाइसल्फाइड। ये बाइसल्फाइड। ठीक है भाई। कहने का मतलब है कि जब रिएक्शन शो कर रहा है तो इस रिएक्शन में ये सिचुएशन हो रही है कि NaOH से अगर ये रिएक्शन कर रहा है तो पहले सल्फाइड साल्ट बना रहा है, फिर अगर उसी में फर्दर और भी SO2 आप यूज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो SO2 है वो सल्फाइड के साथ कंबाइन करके क्या बना दे रहा है? बाइसल्फाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर हम इसी में और देखें, अगर हम लाइम वाटर में, इसी में रिएक्शन विद लाइम वाटर दिखा दे रहे हैं, रिएक्शन विद लाइम वाटर दिखा रहे हैं। और लाइम वाटर में अगर दिखाएं इसकी रिएक्शन, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, और ये SO2 है। अगर ये आपस में रिएक्शन करें तो कैल्शियम सल्फाइट बना देगा और प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये मिल्कीनेस, ठीक। अब अगर इसी में आप क्या कर रहे हैं, ये जो मिल्कीनेस अपीयर दिखाई दे कर हो रहा है, इसी में कंटिन्यू आप सल्फर डाइऑक्साइड को पास करिए। कंटिन्यू सप्लाई ऑफ SO2 इन सोल्यूशन। अगर आप कंटिन्यू सप्लाई करेंगे तो
तो मिल्की कलर जो है, मिल्की कलर वो डिसअपियर हो जाए। ये आपने कहीं पे सुना होगा, या अगर याद हो तो आपने यस ब्लॉक में पढ़ा था, जहां पे आपने कैल्शियम बाई कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल CaOH का होल ट्वाइस, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही थी, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की बात हो रही है। तो अगर हमने देखा यही कैल्शियम सल्फाइड है जो आपका SO3 और प्लस H2O और प्लस आपका SO2, अगर ये आपस में रिएक्शन करे तो बाइसल्फाइड बना दे, और वहां कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया था, ठीक। और ये जो कैल्शियम बाइसल्फाइड बना, ये आपका बाइसल्फाइड बन गया, बाइसल्फाइड। तो ये मिल्कीनेस जो होती है वो डिसअपियर हो जाएगा, मिल्कीनेस डिसअपियर। तो मिल्कीनेस डिसअपियर होना, अब आप जानते हैं यही सेम चीज अगर आप यहां पे देखिए, यहां कार्बन डाइऑक्साइड होता तो यहां कैल्शियम कार्बोनेट बनता, मिल्की कलर अपीयर होता H2O, फिर कार्बन डाइऑक्साइड H2O को पास करते तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट होने की वजह से वो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता। इसका मतलब है कि सल्फर डाइऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की रिएक्शन क्या हो रही है, सिमिलरिटी शो कर रही है, ठीक है। Reaction is similar to that of carbon dioxide. A reaction is similar to that of carbon dioxide. ये ध्यान रखिएगा, इनकी प्रॉपर्टी जो है आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की देख रहे हैं वो लगभग वैसी ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है जैसी प्रॉपर्टी कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे शो करता है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में ऑब्जर्व करते हैं, इसको देख लीजिए। हम लोग देखते हैं कि आपको मालूम है जो SO2 होता है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज होता है, ठीक है भाई, और एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन यहां कंडीशन है मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो मॉइस्चर का काम क्या करता है, इसी मॉइस्चर की प्रेजेंस की वजह से वो हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करेगा। कैसे, देखिए, जैसे आपने कहा H2O है, सल्फर डाइऑक्साइड है, H2SO3 बन गया, H2O है, सल्फर डाइऑक्साइड है, H2SO3 बन गया, और यही H2SO3 जो है आपका, ये अगर वाटर से रिएक्शन करता है तो बन जाता है H2SO4 और +2 हाइड्रोजन रिलीज करता है। अगर यही नेट रिएक्शन आप देखिए तो नेट रिएक्शन में आप क्या करेंगे, ये कैंसिल हो गया तो बच जाएगा रिएक्शन क्या, 2H2O और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स H2SO4 और प्लस 2H, और इसी नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इसी नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से, ठीक। मैग्नीज 2 था यहाँ पे तो 2 कर दिया। अब सल्फेट कितना दिखाई दे रहा है, 2 2 4 1 5 5SO2 कर दिया। H2O आपका हो गया टोटल मिला के, यहां 2 है 2H। ये रिएक्शन आपका हो गया, ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया है। पोटेशियम पर मैग्नेट को मैग्नीज सल्फेट में कन्वर्ट करें। यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7। यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2।
यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये रिड्यूस कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड मैग्नीज को मैग्नीज सल्फेट में, यानी MnO4 को। अगर इसको आयनिक तोड़ के दिखाया है, के कैंसिल कर दिया है, ठीक। बाकी Mn2+ सल्फेट कितना बच रहा, 2 3 2 5 SO4 2- ले लिया, और यहां से H+ मिल रहा कितना, 4H+। तो अगर 4 देखिए, 2 दूना 4, 4 4 8 हो गया, 5 दूना -2 इधर आ रहा है और -2 इधर आ रहा है। ये आपका जो है आयनिक रिएक्शन, यही एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। कंपाउंड बना के आपको दिखाना चाहें तो ये देखिए, फेरिक सल्फेट कह रहे हैं Fe3SO4 का होल ट्वाइस, और फेरस सल्फेट कह रहे हैं FeSO4। तो यही कन्वर्जन आपको बताना है, यही कन्वर्जन आपको बताना है। ये आपके लिए एक प्रकार से जो है होमवर्क हो। ब्लीचिंग एजेंट, क्योंकि ये रिडक्शन शो कर रहा है ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो शो करते हैं वो लगभग ब्लीचिंग एक्शन की बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन इनका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो टेम्पोरी होता है, टेम्पोरी इफेक्ट, टेम्पोरी एक्शन होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगर हम लोग ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है, इट इज ड्यू टू, अब देखिए जैसे H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, H2SO3, फिर H2SO3, फिर H2O, दिखाया था रिएक्शन, H2SO4 और प्लस 2H। इसी की वजह से ये क्या शो करता है, नेसेंट हाइड्रोजन है ना, और नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, ये ध्यान रखिए, ठीक। और आपको मालूम है ये कलरिंग मैटर जो होते हैं, कलरिंग मैटर इनको जो है अगर आप इसके साथ रिएक्शन दिखाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस मैटर। अगर आपको ऑक्सीडेशन वाला याद हो, अभी हमने ओजोन का दिखाया था, ओजोन का, तो वहां पे देखिए, अब जैसे आपका कलरलेस मैटर है, कलरलेस मैटर है ये O, तो क्या हो जाएगा, कलरिंग मैटर। ये देखिए दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी, ये आपका ब्लीचिंग एक्शन, ये भी ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है। ये रिडक्शन की वजह से, ये ऑक्सीडेशन की वजह से, तो इसको तो आपको यहां नहीं पढ़ना, लेकिन ये यहां पे इसके लिए SO2, SO2 के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग लेकर चलें तो हम लोग सीधे सीधे स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताते हैं, ध्यान दीजिए कि SO2 का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर आप देखिए तो वो किस तरह से दिखाई देगा, O3 की तरह, यानी सल्फर सेंटर में डबल बॉन्ड एक जगह, और यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग माने तो यहाँ पे ये पाते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड में यस सिंगल बॉन्ड O है और यस डबल बॉन्ड O है, दोनों पाए जाते हैं। और जब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा तो डबल बॉन्ड चेंज होकर किधर चला आएगा, दूसरी साइड, और ये हो गया, ठीक। डबल बॉन्ड चेंज होकर के इस तरह से हो गया। और यहां पे अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखिए, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में आपको हमने जैसे ओजोन का दिखाया था, ये आ जाएगा आपका पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हर जगह, ठीक है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और रेजोनेंस हाइब्रिड में ये कहा जाता है कि सबकी बॉन्ड लेंथ जो है वो एक समान है, ठीक है। और आपको मालूम है जो सल्फर और ऑक्सीजन है, इनके बीच में जो डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड जो होता है ये p पाई बॉन्ड दिखाया जाता है, p पाई और d पाई बॉन्ड दिखाया जाता है, यानी सल्फर का d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p, यानी इसका 3d और इसका 2p, इनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है,
और वही बॉन्ड आपका क्या कहलाता है, पी पाई डी पाई बॉन्ड। और यही पी पाई डी पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करता है सल्फर ऑक्सीजन के बीच में, इस वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है सल्फर डाइऑक्साइड की, वो आइडेंटिकल होती है और वो लगभग जो है एक 1.43 एंगस्ट्रॉम होती है। और आपको मालूम है इसके बीच का जो एंगल होता है भाई बेंट है, ये लगभग 119 डिग्री। जैसा कि हमने कहा था कि जब तक ग्रुप 16 चलेगा हम 10-10 क्वेश्चन की सीरीज लेकर चलेंगे 15 का। आज का जो 10 क्वेश्चन है वो ग्रुप 15 का, वो देखिए। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, नाइट्रिक एसिड जो है इस्तेमाल होता है, पहला ऑप्शन TNT, दूसरा पिक्रिक एसिड, तीसरा अमोनियम नाइट्रेट और चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दीज। ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन है सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट है, सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट करता है PCl5 के रूप में, कि PCl4 प्लस, कि PCl6 माइनस, कि PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, इस रूप में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ HNO3 इज ड्यू टू HNO3 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्यों होती है, इसका कंसंट्रेशन, दूसरा इसकी पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, इसका डाइल्यूशन या द अनस्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई। चौथा क्वेश्चन, मिक्सचर यूज्ड टिप्स ऑफ मैचेस स्ट्राइक, जो मैच बॉक्स आप देखते हैं उसमें जो कौन सा मिक्सचर यूज होता है, जो मैच स्टिक की टिप्स होती है उसमें कौन सा, सल्फर प्लस पोटेशियम, एंटीमनी सल्फाइड, ठीक, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फर रेड फास्फोरस और पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम और प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन है, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है, Sb4O6, N2O5, Bi2O3, Na2O। छठा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स N3 माइनस आयन, कौन सा 3 माइनस आयन आसानी से बनाएगा, फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी। एंटीमनी यहाँ ऐसा लिख दिया है, ये एंटीमनी है। ठीक है भाई। अब उसके बाद देखिए विच सल्फाइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस। स्ट्राइक एनीवेयर तो वहां पे है, पहला ऑप्शन P2S5, दूसरा ऑप्शन P2S3, तीसरा ऑप्शन Sp2S3, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। पर्ल व्हाइट क्या होता है, इज BiOCl, SbOCl, NOCl, AsOCl। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय HNO3 does not depends on nature of metal, concentration of HNO3, temperature या catalyst, किस पे डिपेंड नहीं करता। The correct order of bond angles and stability of hydride given below, ग्रुप 15 का हाइड्राइड दिया गया है, उनका एक ऑर्डर का सीक्वेंस दिया गया और उसमें पूछा कौन सा सही ऑर्डर है, बॉन्ड एंगल और स्टेबिलिटी का रिस्पेक्ट लिया गया है। तो NH3 ग्रेटर देन PS3, PS3 इज ग्रेटर देन ASS3, ASS3 इज ग्रेटर देन SbS3। उसके बाद अमोनिया ग्रेटर देन आर्सेनिक का हाइड्राइड है, फिर फास्फीन का हाइड्राइड है, फिर एंटीमनी का हाइड्राइड है। सी वाला है एंटीमनी का हाइड्राइड, फिर ग्रेटर देन आर्सेनिक का, फिर फास्फोरस का, फिर अमोनिया। और PS3 इज ग्रेटर देन NH3, NH3 इज ग्रेटर देन ASS3, ASS3 इज ग्रेटर देन SbS3। ये आपका जो है क्या है भाई, ये आपका क्वेश्चन है जिसको आप देख, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करिए, पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, आपका P ब्लॉक अच्छे से तैयार हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ नेक्स्ट मीटिंग में बात किया जाएगा।